भारत में जब कभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो उसके साथ ही उन राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। आखिर क्या होती है ये चुनाव आचार संहिता, जिसके तहत चुनाव आयोग बहुत से लोगों को दंडित भी करता है? कब से कब तक चलती है, बहुत से सवाल हैं। जानेंगे आज के ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। देखिए, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इस दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेताओं और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। और ये जिम्मेदारी यानी आचार संहिता चुनाव की तारीख के साथ ही, यानी जिस दिन चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है उसी दिन से लागू हो जाती है और चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। यानी राजनीतिक दलों और नेताओं के मार्गदर्शन के लिए एक ऐसे मानकों का समूह जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से ही तैयार किया गया है और उन्होंने उस संहिता में कुछ सिद्धांतों का पालन करने और उनका अक्षरशः अनुपालन करने के लिए सहमति दी है, ऐसे ही नियमों के समूह को आदर्श आचार संहिता कहते हैं। अब इस मामले में निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका होती है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए चुनावों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। आयोग ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव के लिए जिस तंत्र का उपयोग किया जाए उसका दुरुपयोग न हो। इसके अलावा चुनाव अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण, रिश्वतखोरी, मतदाताओं को प्रलोभन देने, मतदाताओं को धमकाने, भयभीत करने जैसी गतिविधियों से हर प्रकार से दूर रहे। यानी इन तमाम गतिविधियों से उन्हें दूर रखा जा सके, रोका जा सके और यदि इनका उल्लंघन होता है तो इसके मामले में उचित उपाय किए जाए। तो इस उल्लंघन को रोकने के लिए या फिर ये तमाम गतिविधियां न हो, इन्हीं के लिए आदर्श आचार संहिता बनाई गई है। वैसे जब बात चुनाव आयोग की हुई है तो थोड़ा सा उसके बारे में और देख लेते हैं कि आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था होती है, आप जानते हैं, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनके पास समान शक्तियां होती हैं और वेतन, भत्ते और अन्य बाकी लाभ जो होते हैं वो भी एक समान होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं। चुनाव आयोग के कार्यों में मतदाता सूची तैयार करना, उन्हें फिर से नया करना, चुनाव कार्यक्रम तय करना, अधिघोषणा करना, नामांकन प्रक्रिया की तिथि तय करना, मतदान की तिथि तय करना, मतगणना और परिणामों की तिथि तय करना, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। इसके अलावा स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाने का निर्णय भी लेने का अधिकार चुनाव आयोग को है। पूरे देश में या किसी राज्य में यदि चुनाव का माहौल नहीं है तो उसे रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार भी चुनाव आयोग के पास है। जैसे 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई थी। ऐसे ही गुजरात दंगों के बाद विधानसभा भंग कर दी गई तो निर्वाचन आयोग ने पाया कि अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव तुरंत संभव नहीं है, तो कुछ महीनों के लिए चुनाव स्थगित कर दिए गए। इन सब के अलावा किसी चुनाव क्षेत्र में फिर से मतदान कराना भी चुनाव आयोग का ही काम है। इन तमाम चीज़ों के अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना भी एक कार्य है। सीमित कर्मचारियों के कारण प्रशासनिक मशीनरी की मदद चुनाव आयोग लेता है और एक बार चुनाव शुरू होते ही उस मशीनरी पर आयोग का नियंत्रण हो जाता है। वो किसी का ट्रांसफर रोक भी सकता है और कर भी सकता है। तो ये तमाम काम चुनाव आयोग के हैं, जिसमें आदर्श आचार संहिता जो है वो निष्पक्ष और बेहतर चुनाव कराने के लिए लागू की गई थी। अब इसके नियम क्या होते हैं ये समझिए। आचार संहिता में कहा गया है कि इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। आप सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं कर सकते। इसी तरह सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद नहीं हो सकता, ये आचार संहिता के नियमों में आता है। यदि ऐसा करते हैं तो माना जाएगा कि आप प्रलोभन दे रहे हैं
और इसे आचार संहिता का उल्लंघन कहा जाएगा। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के आप नहीं कर सकते और किसी भी चुनाव रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। अगर इन तमाम नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी है और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, जैसा कि पिछले दिनों चुनाव आयोग ने की भी है। अब सवाल है कि इसी बीच मान लीजिए कोई राज्य दिवस पड़ जाता है तो क्या उस समारोह में मुख्यमंत्री, मंत्री, स्पीकर भाग ले सकते हैं? तो बिल्कुल भाग ले सकते हैं, बशर्ते वो इस अवसर पर कोई राजनीतिक भाषण न दें और उस समारोह में केवल सरकारी पदाधिकारी की स्थिति से ही उपस्थित हों। एक सवाल ये भी उठता है, क्या राजनीतिक कार्यकर्ताओं के निवास स्थान पर कोई इफ्तार पार्टी या कोई और ऐसी पार्टी जो किसी धार्मिक त्योहार से जुड़ी हो, क्या ऐसी पार्टी आयोजित की जा सकती है जिसका खर्चा सरकारी कोष से किया जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। आप निजी क्षमता और अपने निजी निवास स्थान पर ऐसी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी सरकारी कोष का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही सरकारी निवास स्थान का कर सकते हैं। इसी तरह एक सवाल ये भी उठता है, क्या राजनीतिक दल, अभ्यर्थी मतदान केंद्र से मतदाताओं को लाने और ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था कर सकते हैं? तो इसका जवाब भी है नहीं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिवहन के लिए किसी भी प्रकार के वाहन द्वारा किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने ले जाने के लिए कोई भी व्यवस्था करना एक दंडनीय अपराध होगा और ये आरपी एक्ट 1951 में कहा गया है। इसी तरह रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर भी रोक होती है और जनसभाएं भी सुबह 6 बजे से पहले और शाम 10 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकती। इसके अलावा जिस दिन मतदान है उससे ठीक 48 घंटे पहले जनसभाएं और जुलूस रोक देना अनिवार्य होता है। मान लीजिए मतदान 10 मार्च को है तो 8 मार्च को शाम 5 बजे के बाद से तमाम रैली और जुलूस बंद हो जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें आदर्श आचार संहिता के तहत आती हैं। इनके उल्लंघन करने पर हर बार कोई ना कोई दंडित होता है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में इनका पालन होता है? तो इसके अपने अपने मत हैं। आप खुद इतने समझदार हैं कि आप देख सकते हैं कि हम और हमारे नेता इसका कितना पालन करते हैं या नहीं करते। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल आपको बताना है कि किसी चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है। आपने बहुमत के बारे में सुना होगा, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत। तो किसी चुनाव आयुक्त को किस तरह से उसके पद से हटाया जा सकता है और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये बात कही गई है। आपको वो प्रक्रिया बतानी है और संविधान का वो अनुच्छेद बताना है। उतना मुश्किल सवाल नहीं है, थोड़ा सा अगर आप याद करेंगे तो ज़रूर इसका उत्तर दे देंगे। ये तमाम पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा JioSaavn, स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी ये पॉडकास्ट उपलब्ध है। जल्द हाजिर होंगे अगले पॉडकास्ट के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।